मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि वो एकदम बीच में है। और अब यहाँ पर 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और आपके लिए अब मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति जानना आसान शब्दों में बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी का एकदम टक्कर वाला मुकाबला रहता है। पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, लेकिन फिर जो सिंधिया हैं वो कुछ नेताओं को लेकर बीजेपी में आ गए थे, तो इससे शिवराज सरकार बन गई थी, यानी बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो इस बार चुनाव में कौन आगे है और कौन पीछे है, तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही जानिए कि मध्य प्रदेश में अभी स्थिति क्या है, बीजेपी और कांग्रेस के क्या एक दूसरे के लिए आरोप हैं, तीसरा है कि कौन है प्रमुख चेहरे और इधर के चुनावी मुद्दे क्या हैं, चौथा है कि पिछले चुनावों की राजनीति क्या बताती है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है, और पांचवा है कि क्या है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश की ताजा स्थिति जान लेते हैं, जिसको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ नहीं पता है उसके लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की शिवराज सरकार है। शिवराज को यहाँ पे प्यार से मामा भी कहा जाता है। 17 नवंबर को यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, 3 दिसंबर को यहाँ पर नतीजे आएंगे और विधानसभा सीटें कितनी हैं? कुल 230, और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। यहाँ पर अगर सी वोटर सर्वे की मैं बात करूं जो इस बार के चुनावों से पहले हुए हैं, उसके हिसाब से देखें तो जो कांग्रेस को है वो 113 से 125 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 104 से 116 सीटें, कि अगर सी वोटर के हिसाब से जाऊं तो कांग्रेस आगे है बीजेपी से। और यहीं अगर जो न्यूज 24 और पेस मीडिया ने जो सर्वे करवाया था उसके हिसाब से देखूं तो इसमें आईएनसी यानी कांग्रेस को मिल रही है 105 से 115 और बीजेपी को 115 से 122, मतलब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है। और ऐसे कई सर्वे है जिसमें कहीं बीजेपी आगे है, कहीं कांटे की टक्कर है और कहीं कांग्रेस आगे है। और देखिए, यहाँ पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस, सपा और बीएसपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन क्योंकि सिंधिया कुछ अपने नेताओं को लेकर बीजेपी में आ गए थे तो कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार वहां कायम हो गई थी। और देखिए, यहाँ पर जातियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। वो कैसे कि अभी एक ताजा जो सर्वे हुआ है, जो सोर्स इसका सीएनएक्स है, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, मुस्लिम वोटर किसके साथ है वो इधर से साफ पता चल रहा है, कांग्रेस के साथ है 87। भील किसके साथ है इसमें देख लीजिए, कांग्रेस के पास 54 और बीजेपी के पास 35, तो पूरे तरीके से जो भील वोटर हैं वो कांग्रेस के साथ है। जाटव किसे देगा वोट? कांग्रेस बीजेपी में 42 और 45, मतलब यहाँ पर आगे बीजेपी है। अन्य दलित किधर जाएंगे? बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी के पास 44, कांग्रेस के पास 40, तो मतलब आगे इसमें बीजेपी है। यादव किसे देगा वोट? बीजेपी के पास 47, कांग्रेस के पास 35, यहाँ पर भी बीजेपी आगे निकल गई है। अन्य ओबीसी किधर जाएंगे? बीजेपी के खाते में 56 और कांग्रेस के खाते में 32, यानी बीजेपी को देगा ओबीसी वोट। कुर्मी किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के पास 54, कांग्रेस के पास 41, यानी बीजेपी यहां भी आगे है। किरार धाकड़ किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ 84 और कांग्रेस के साथ 5, यानी यहाँ पे भी बीजेपी आगे। बनिया वोटर किधर जाएगा? बीजेपी 68 और कांग्रेस 14, यहाँ पर भी बीजेपी आगे। ब्राह्मण किसे देगा वोट? बीजेपी 80, हिंदुत्व राजनीति आप देखिए, और कांग्रेस 12। राजपूत किसे देगा वोट? बीजेपी 72 और कांग्रेस 12, तो यहाँ पे भी बीजेपी आगे। और देखिए, ये हैं कुछ बड़े चुनावी मुद्दे: महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सीवरेज, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कानून व्यवस्था। और देखिए, ये जो 3 अहम मुद्दे हैं जिसका आपको परसेंटेज सबसे ज्यादा दिख रहा होगा, इन 3 मुद्दों पर ही कांग्रेस जो है पूरा अपना अभियान चलाती है और शिवराज सरकार को घेरती है। अब ये तो आपने जान लिया कि अभी ताजा स्थिति क्या है। अब आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर मुख्य आरोप क्या लगाती है। तो कांग्रेस क्या क्या कहती है कि मामा ने एमपी में बीजेपी को फेल कर दिया है, इसलिए मोदी को उतरना पड़ा। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अब तक भी अपना जो सीएम चेहरा है वो रिवील नहीं किया है, और ऐसी खबरें हैं कि मामा से यानी शिवराज सरकार से या शिवराज की लीडरशिप से प्रधानमंत्री मोदी खुश नहीं है, इसलिए उनको खुद को उतरना पड़ा, केंद्रीय नेताओं को वहां पर उतारना पड़ा, और यही रीजन है कि अभी तक सीएम फेस का ऐलान यहाँ पर नहीं हुआ है। राम मंदिर पर बेवजह राजनीति क्यों? कांग्रेस ये भी सवाल उठाती है कि बीजेपी राम मंदिर पर बेवजह राजनीति क्यों कर रही है। कहीं राम मंदिर उनका थोड़ी ना है, सिर्फ बीजेपी का थोड़ी ना है, ये पूरे देश का है।
दिग्विजय ने मामा से ज्यादा पैसे दिए। और इस पे दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि शिवराज से ज्यादा तो राम मंदिर में मैंने चंदा दिया है, मैंने वो पैसे दिए हैं, तो बीजेपी इसका पूरा श्रेय खुद क्यों लेती है। केंद्र राज्य में सरकार का भ्रष्टाचार, कांग्रेस ये भी कहती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, फिर भी मध्य प्रदेश में अभी तक भ्रष्टाचार कम नहीं हो पा रहा है। मतलब ये लोग ही मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार चरम पर है मध्य प्रदेश में। तो आखिर बीजेपी ने इतने सालों तक किया क्या है। जातीय जनगणना करवाना नहीं चाहती है बीजेपी, कांग्रेस के ये आरोप हैं। और आपने देख लिया कि कितना यहाँ पर जातियों का जो है समागम है। मुस्लिम निशाने पे कांग्रेस तो ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, उनको निशाने पर रखती है, अपनी हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिससे मुस्लिम जो है वो खतरा फील करता है। ये सारे कांग्रेस के आरोप हैं बीजेपी पर। अच्छा, ये तो आपने सुन लिए कांग्रेस के आरोप। अब आप बीजेपी के आरोप सुनिए जो वो कांग्रेस पे लगाती है कि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया। तो बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस तो हिंदुत्व और राम मंदिर की बात ना ही करे, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने राम को काल्पनिक बताया था, तो वो इस मामले में ज्यादा ना बोले तो ठीक रहेगा। राम मंदिर को अटका कर रखा गया, इतने सालों तक राम मंदिर को अटका कर रखा गया, और फिर जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद ही राम मंदिर अब पॉसिबल हो पाया है। और अब उसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है जनवरी में। इंडिया के साथ ही सनातन विरोधी, आपको पता होगा इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, उसके डीएमके का आप जो बयान है वो याद कीजिए। उनके जितने भी बयान होते हैं वो हिंदू विरोधी होते हैं। तो बीजेपी ये कहते हैं कि कांग्रेस तो पहले इंडिया के साथी को तो मना ले, वो सनातन विरोधी बयान देते हैं फिर भी उनको अपने साथ रखे हुए हैं और बात करती है हिंदुत्व की। नाथ और दिग्विजय के झगड़े सुलझाओ। फिर बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि आपके तो आपस में नेताओं की नहीं बनती है। कमलनाथ और दिग्विजय की जो लड़ाई है वो एकदम सबको पता है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो पहले आप अपनी पार्टी के अंदर के झगड़ों को सुलझाओ, उसके बाद राज्य की बात करना। कमलनाथ का झूठा सॉफ्ट हिंदुत्व। और बीजेपी ये भी कहती है कि कमलनाथ सिर्फ बीजेपी की देखा देखी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है हिंदूवादी से। वो सिर्फ, ये देखिए एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जो कांग्रेस ने रिलीज की है, तो वो कमलनाथ को एक सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर हिंदुत्व का सिपाही मानते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व का मुद्दा एक बहुत बड़ा है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कितना गंभीर है। भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेश वासियों को न्याय दिला सकूं। तथास्तु। अब तीसरा है कि आखिर मध्य प्रदेश के कौन से प्रमुख चेहरे हैं राजनीति में और यहाँ के बड़े चुनावी मुद्दे क्या हैं। देखिए 4 प्रमुख चेहरे तो आपको सामने स्क्रीन पर ही दिख रहे हैं। कमलनाथ जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह, सिंधिया और शिवराज। अब आप थोड़ा और जान लीजिए कि यहाँ के कौन से प्रमुख चेहरे हैं। अब बीजेपी के मुख्य चेहरों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि अभी सीएम हैं, जो बुधनी से अब चुनाव लड़ने वाले हैं। 1990 में वो विधायक रहे और 1991 में सांसद बने, 5 बार सांसद चुने गए हैं। 2005 में मुख्यमंत्री बने और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है मध्य प्रदेश के। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराजा मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और गुना शहर के कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार भी रहे। इनके पिता माधवराव सिंधिया भी गुना से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार रहे थे। सिंधिया ने 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड स्टील हैं। सिंधिया बीजेपी से विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की, जो कि दिमनी मुरैना से चुनाव लड़ने वाले हैं। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ये खबरें उठ रही हैं कि अब जो बीजेपी है वो नरेंद्र सिंह तोमर को शायद मुख्यमंत्री बना दे। 1998 में ग्वालियर से विधायक निर्वाचित हुए। कांग्रेस छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर केंद्र के कई विभागों के ये मंत्री रहे हैं। अगले हैं कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बिना कोई चुनाव हारे वे लगातार 6 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 12 साल तक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। अब बात कर लेते हैं नरोत्तम मिश्रा की, जो कि दतिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये प्रदेश के गृह मंत्री हैं। 2008 में दतिया से पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। 2013 और 2018 का चुनाव भी जीत गए थे ये। अब बात कर लेते हैं उमा भारती की, जो कि मध्य प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम बनी। राम मंदिर आंदोलन में उनकी अहम भूमिका निभाई।
लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रही हैं और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, पर एमपी में ये एक बड़ा चेहरा है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के मुख्य चेहरों की। तो सबसे पहले है कमलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। 1980 में पहली बार सांसद बने, अब तक 9 बार सांसद बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दूसरे हैं दिग्विजय सिंह, जो कि 1993 से 2003 तक एमपी के सीएम रहे, कांग्रेस के बड़े नेता है। कहा जाता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की आपस में नहीं बनती है। अगले हैं जीतू पटवारी, जो कि राव इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 में पहली बार राव से विधायक बने, 2018 में दोबारा जीते, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं। क्या है मध्य प्रदेश के बड़े मुद्दे? तो सबसे पहले तो आप आ जाइए बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, कांग्रेस तो ये कहती है कि शिवराज ने बड़े बड़े वादे किए, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बेरोजगारी तो वैसी की वैसी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कांग्रेस की, 50% कमीशन में तो इधर काम होता है। किसानों और महिलाओं का मुद्दा इधर है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि किसानों को प्रताड़ित किया है बीजेपी सरकार ने, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन इसी के ही जवाब में ये 2 स्क्रीनशॉट्स देखिए, किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया, महिलाओं के लिए इतनी बीजेपी की योजनाएं हैं। तो ये वार पलटवार का मामला है। दलितों का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा याद कीजिए, अभी जो सीधी में कांड हुआ था उसके बाद में आदिवासियों का मुद्दा उठा है और कांग्रेस का ये दावा है कि बीजेपी आदिवासियों के साथ अच्छा नहीं कर रही है, न्याय नहीं कर रही है। सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो अभी इस वक्त यही है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है शिवराज के खिलाफ, और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि इस बार मध्य प्रदेश ने बीजेपी में कोई भी सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया है। जाति सर्वे पर जोर, अब जब से ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसके बाद से आपको पता है पूरा इंडिया गठबंधन यानी पूरा विपक्ष अब जाति सर्वे पर जोर दे रहा है और कह रहा है कि बीजेपी आखिर क्यों जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है। जबकि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि बिहार के जातीय जनगणना के सर्वे सामने आए हैं और उसके बाद अब इंडिया गठबंधन विपक्ष बढ़ चढ़ के इस मुद्दे पर हावी हो रहा है। हिंदुत्व की राजनीति, अब हिंदू वोट तो हमें पता है कि ज्यादातर हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है, लेकिन कमलनाथ का जो हिंदुत्व कार्ड मध्य प्रदेश में है वो भी अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है। ये एक तस्वीर देखिए सामने, ये सारा जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब हिंदुत्व कार्ड की पॉलिटिक्स है। और कमलनाथ के लिए कहा जाता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते, सॉफ्ट हिंदुत्व के गेम के चलते कांग्रेस को, अपनी पार्टी को मध्य प्रदेश में जिताना चाह रहे हैं। फिर आ जाइए व्यापम भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा, तो यही सारे मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है। मध्य प्रदेश में ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होड़ मची हुई है। होड़ इस बात की है कि कौन बड़ा हिंदुत्व का सिपाही है। अब कांग्रेस ने कुछ वादे कर दिए हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थे। कांग्रेस ने ये कह दिया है कि श्रीलंका में सीता मंदिर बनाएंगे, राम वनपथ गमन योजना का अनाउंसमेंट किया है, केवट राज की मूर्ति बनाएंगे, श्राद्ध कर्म में हर हिंदू को फंड मुहैया करवाएंगे। इन सब का वादा करके अब हिंदुओं का बड़ा समर्थक साबित कर रहे हैं कमलनाथ अपने आप को, और इस पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। इसके जवाब में अब बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। बीजेपी भी खुलकर भाषणों और पोस्टर में राम जन्मभूमि मंदिर का श्रेय ले रही है और कह रही है कि राम मंदिर को बनवाने वाली बीजेपी है, यानी मोदी सरकार है। कमलनाथ तो देखिए पहले भी हनुमान मंदिर, नर्मदा पूजा, बाबा बागेश्वर और अन्य संतों के आशीर्वाद लेकर हिंदू राष्ट्र आदि के नाम पर बीजेपी को हिंदुत्व के मामले में पीछे ढकेलने की कोशिश कर चुके हैं। और कमलनाथ तो वैसे भी राम भक्त, हनुमान भक्त खुद को बताते हैं। उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है, तो इसी के चलते अब उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि कमलनाथ को अब कोई एंटी हिंदू नहीं साबित कर सकता, जैसे बीजेपी हमेशा कांग्रेस को एंटी हिंदू साबित करती है। और तो और वो बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ गए हैं, खुद को बीजेपी से भी बड़ा कट्टर हिंदू इमेजी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। कमलनाथ ने तो मुस्लिम राजनीति से भी तौबा कर ली है, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टिकट कम दिया है, मुसलमानों को चुनाव समितियों में नजरअंदाज किया है, रोजा इफ्तार पार्टियों में खुद को अलग कर दिया है, और ऐसे कई उदाहरण हैं। अब ये सब देखकर बीजेपी को लगने लगा है कि उनका हिंदुत्व कहीं प्रदेश के लोगों की नजरों में कमलनाथ से कमतर न साबित हो जाए, इसलिए फिर बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का और अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के जनता के सामने रख दिया है, और वो है राम मंदिर। और ये देखिए उसके सारे पोस्टर जिस पे अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अब चौथा है कि पिछले चुनावों की राजनीति क्या कहती है। देखो, मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि पिछले चुनावों में
बनी तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सिंधिया अपने नेताओं को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे और फिर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार वापस से बन गई थी। तो अब इसकी राजनीति इतिहास क्या कहता है, आप इस पॉइंट से समझिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230। 2018 में आखिरी चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने जीती 114, बीजेपी ने जीती 107 और अन्य के खाते में 7 सीटें आई। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40.89% वोट और 114 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 41.2% वोट और 107 सीटों के हाथ संतोष करना पड़ा। बीजेपी चुनाव हारी और 15 महीने तक विपक्ष में बैठी रही। फिर चल दिया एक कार्ड, सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी के हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। बेसिकली सिंधिया ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको सीएम बनना था और आखिरी वक्त पे कांग्रेस ने सीनियर लीडर कमलनाथ को चुना, और जबकि सिंधिया के कारण काफी सीटें कांग्रेस ने जीती थी और उनका अच्छा खासा बोलबाला था। अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29। 2019 में आखिरी बार चुनाव हुए तो बीजेपी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 आई। आप ये डिफरेंस देखिए कि राज्य और लोकसभा में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर 2018 के चुनावों के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 2018 की बात करूं तो हर 5वीं सीट पर 3% से कम वोटों पर जीत और हार का फैसला हुआ था। सत्ता में आने के लिए केवल 1 से 2% वोट से बहुत सी सीटों पर खेल हो जाता है। बीजेपी जानती है कि राम मंदिर के मुद्दे से अगर 1% वोटों का भी ध्रुवीकरण करा लेती है तो सरकार बनाने में पार्टी कामयाब हो जाएगी। आपको बता दूं कि 1956 में मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया और अब तक 18 सीएम यहाँ बन चुके हैं। सबसे लंबे वक्त तक सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, जिन्हें सब प्यार से मामा बुलाते हैं। 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश बना तो शुरुआत के 11 साल तो कांग्रेस ने राज किया, फिर 2 साल संयुक्त विधायक दल ने किया, फिर 8 साल कांग्रेस ने, 3 साल जनता पार्टी ने, फिर वापस कांग्रेस, फिर बीजेपी और फिर कांग्रेस, और फिर एक लंबे वक्त तक 17 साल तक बीजेपी ने राज किया। देखिए, चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में तो आपने अब सब कुछ जान ही लिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है। ये भारत के दिल में बसा हुआ है, तो इधर के रिसोर्सेज, कल्चर, हेरिटेज के कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको बिल्कुल देख लेने चाहिए। आजादी के बाद मध्य भारत के महाकौशल, भोपाल और विंध्य प्रदेश को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। इस तरह 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। देश का दिल मध्य प्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस साल ये इसका 68वां स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और इसकी राजधानी है भोपाल और सबसे बड़ा शहर है इंदौर। और भी कई शहर पॉपुलर हैं, जैसे उज्जैन को महाकाल की भूमि कहा जाता है। और भी शहर हैं जैसे ग्वालियर, जबलपुर, देवास, सागर, सतना और रेवा। कुल मिलाकर यहाँ 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य था एरिया वाइज, पर छत्तीसगढ़ का इलाका साल 2000 में अलग राज्य बना तो एमपी दूसरे नंबर का राज्य हो गया और पहले नंबर का राज्य बन गया राजस्थान। 25.14% इलाका एमपी का जंगल है। कान्हा नेशनल पार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी यही है। 10 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर और कई सारे बर्ड रिजर्व्स भी हैं और नर्मदा नदी भी यहीं पर है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका ने यहाँ राज किया, मराठाओं ने भी यहाँ पर राज किया। ग्वालियर में सिंधिया राज था और उसी साम्राज्य के वंशज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें लोग महाराजा कह के पुकारते हैं। चंद्रशेखर आजाद, BR अम्बेडकर, शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तानसेन जैसे बड़े दिग्गजों का जन्म भी मध्य प्रदेश में ही हुआ। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट है 15.6% और ST हैं 21.1%। 90% यहाँ पर हिंदू हैं, 6.6% यहाँ पर मुस्लिम हैं और 69.32% यहाँ की शिक्षा दर है। हिंदी के अलावा यहाँ पे मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, भीली, मराठी, गोंडी, बरेली, उर्दू, भिलाली भी बोली जाती है। ऐसे तो मध्य प्रदेश कल्चर, रिसोर्सेज और हेरिटेज का खजाना माना जाता है, जिसका इतिहास बताने के लिए कई घंटे चाहिए। पर आज जरा ये कुछ तस्वीरें देखिए, जिससे आपको मध्य प्रदेश की ताकत का अंदाजा हो जाएगा।
आज ही का वो दिन है 1 नवंबर जब मध्य प्रदेश बना था और आज ही के दिन मैंने आपको ये पूरी इसकी हिस्ट्री बताई है, इसका चुनावी इतिहास बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे आप जरूर बताइए और न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।